अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आप लोगों की फ़रमाइश पर और ख़ास तौर पर चूँकि एक्सपर्ट ही है जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब की, और इसलिए इनसे बेहतर शख्सियत कोई हो नहीं सकती है कि जो इस इश्यू के ऊपर बात हो सके। जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान के लेटेस्ट इश्यू के ऊपर अमेरिका का क्या रोल है, सेंट्रल एशिया पे क्या असरात होने हैं, या या अमेरिका को इस सारे मामले में मिला क्या? ट्रिलियन की वॉर थी ये, और एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, किन लोगों ने कमाया, कौन बन गए यहाँ पर? कोशिश करेंगे इन सब से पर्दा उठाएँ। जी डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, आप कुछ बातें तो आपकी जो कही हुई थी वो सही सच साबित हुई। अब काफ़ी अरसे से मेरे साथ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि मैं आगे चलने से पहले ये बता दूँ, आप भी कहीं हिट लिस्ट पे तो नहीं है सीआईए वगैरह के? एक बंदा वही उठ के हार्ट में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो ये तो किसी ना किसी तरह से राब्ते में रहते हैं, कोशिश करते हैं बंदे को एंगेज करने के लिए। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि हम चूँकि जर्नलिस्ट है ना, हम जासूस तो नहीं है ना। जासूस में और एक जर्नलिस्ट में ये फ़र्क होता है कि जर्नलिस्ट के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये, और हमें हमारा जो सोर्स प्रोटेक्शन का की जो एथिक्स है, हम उस पे भी वो करते हैं। लेकिन वो जासूस के पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि वो तो अपना नाम भी किसी को सही नहीं कह सकता है। हमारा तो बिल्कुल सब सही। हमें होता है, तो हम जब हम जाते हैं G8 या G20 समिट्स में, तो उस एक्रेडिटेशन के लिए आपकी तमाम जो एक्रेडिटेशन होती है, उससे पहले मैं वैसे बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, तो जब हम अपना पासपोर्ट डिटेल्स भेजते हैं, तो वो सारी उनकी सिक्योरिटी एजेंसी चेक करती हैं उसको, क्योंकि हमने उनके प्रेसिडेंट के साथ बैठना होता है, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना होता है, तो दे नीड दैट क्लियरेंस के ये जो शख्स है ये क्या, मतलब कौन है ये बंदा, क्या है। तो हमें इस चीज़ की, अब यू गेट यूज्ड टू इट, तो जी। प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, कमिंग बैक टू योर जो आपका जो असल सवाल था आज के, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका में अफगानिस्तान से जो जा रहा है, और फिर सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, और फिर ये क्या एकदम रातों रात जो है ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मज किला छुड़ा के नस गई है। ग्राम ग्राम एयर बेस से जब ये गए रात को, और 2 घंटे बाद इन्होंने बताया कि जी हम चले गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये, इससे इनकी जो रेपुटेशन है एक आम आदमी के दिमाग में, वो कोई इसका इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं बना, और मेरे ख्याल से कुछ बहुत लंबा अरसा लगेगा अमेरिका को अपनी गुडविल जो है वो उस रीजन में दोबारा डेवलप करने की। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका जो है ना, वो एक यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, वो यूरोपियन यूनियन के बाद सबसे बड़ी यूरोपियंस का अलायंस है। यस, एग्रीड। वहाँ पे पूरी दुनिया के, बल्कि दुनिया नहीं, जितने यूरोपियन ममालिक हैं, सब के लोग, उन्होंने वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए। एक वक्त था जब सिविल वॉर से फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ रहे थे आपस में, फिर डच आ गए, और ये जो न्यूयॉर्क है, इसका पुराना नाम न्यू एम्स्टरडैम था, फिर बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया। तो इसी वजह से जब आप बहुत सारे लोगों के आप नाम जब देखते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पे, किसी का कोई फ्रेंच होता है, कोई जर्मन होता है। हेनरी किसिंजर जो था वो जर्मन था, मैडलेन एल्ब्रेट भी जर्मन थी। तो ये सब यूरोप से गए हुए लोग हैं कोई। अब जैसे मैंने एक दफा एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्राइब्यूनल बने यूरोप में, तो उसमें सिर्फ 26 लोगों को सजा हुई, नाज़ीज़ को, और हमने ये ओके। कि 20,000 के करीब ऐसे लोग थे जिनको एफबीआई ने, जो नाज़ीज़ थे जिनको एफबीआई ने इस्तेमाल किया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के ज़माने। तो ये सारा यूरोपियंस का अलायंस है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो। फिर उसमें हिस्पैनिक्स जो है वो भी आ गए हैं। मेक्सिको जो था वो आधा हिस्सा पहले मेक्सिको, पूरा मेक्सिको एक कंट्री होता था, उस पे आधे पे अमेरिका ने कब्जा कर, तो उसको उन्होंने न्यू मेक्सिको कहना शुरू कर दिया। तो ये अमेरिकन हिस्ट्री जो है ना, वो इस तरह की चीज़ों से मिक्स है। तो वहाँ पे डेमोग्राफी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि हिस्पैनिक्स जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है जो लोग मेक्सिको, कोलंबिया, इन इन जगहों से जो लोग वहाँ जा रहे हैं, ये स्पेनिश
बैकग्राउंड, क्योंकि स्पेन की कॉलोनी रहा ये इलाका सारा जो अमेरिका का था। तो डेमोग्राफी से उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है इलेक्शंस में ना, उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारी अदर कम्युनिटीज के मुकाबले में। अमेरिका जो है ना वो दुनिया की सबसे जो है ना इल इन्फॉर्म्ड कौम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अराउंड 33% लोगों के पास कमोबेश अप्रोक्सीमेटली के पास सिर्फ पासपोर्ट है। यानी 60% से ज्यादा लोगों के पास पासपोर्ट ही नहीं है, वो कभी गए नहीं कमाल अमेरिका। की बात है, ये कमाल हो गया। तो अब ये वो चीजें हैं, तो फिर उनको जो अमेरिका का जो कंट्रोल्ड मीडिया है, ये जो CNN है, ये इस तरह का। तो मैंने एक आर्टिकल काफी अर्से पहले, एक बुक रिव्यू हमने किया था जिसमें हम कहते थे रेंटेड जर्नलिस्ट। वो एक जर्मन ऑथर ने किताब लिखी थी, उसमें उसने कहा कि 500 के करीब जो है वो जर्नलिस्ट है अमेरिका के जो CIA की लिस्ट पे हैं। उनमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट के लोग भी हैं, बड़े अखबारों के लोग जो जिनको लोन्ड कर सकते हैं वो जरूरत के वक्त में। मतलब हम ये को 2-3 साल पहले हमने ये जर्मन जर्मन में ये किताब छपी, उसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई अभी तक। आई वंडर अभी अब अगर हो गई हो तो। अब आते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में क्या कर रहा है। देखिए, अगर आप पिछले अमेरिका की 150-200 साल की हिस्ट्री देखें तो अमेरिका इज एट ऑलवेज एट वॉर। अमेरिका की अच्छा। हमेशा लड़ रही है, हर एक के साथ लड़ाई होती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका आया आखिरी मौके के ऊपर जब शामिल हुआ, तो फिर उन्होंने बरतानिया को बिल भेज दिया कि जी हमारा इतना पैसा खर्च हुआ है और आप हमारा इतना। आपको मेरे ख्याल से आपके लोगों को नहीं पता होगा इस बात। ये तो बात अभी सही है, कुछ ये बिल्कुल नहीं पता, इसलिए चाहते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन सारी सामने आए। आपने आपने ये बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है ये वाली। पिछले कुछ साल पहले बरतानिया ने अमेरिका का वो पूरा बिल अदा किया। तो जब अमेरिका ने बिल भेजा बरतानिया को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं। उसने कहा अच्छा तुम सोना दे दो, गोल्ड दे दो। तो बरतानिया से अमेरिका ने गोल्ड ले लिया। तो इसको अमेरिका का कानून है, इसको कहते हैं लैंड फॉर लीज। उस कानून के ओके। तहत अमेरिका बरतानिया का गोल्ड, ये जो कहते हैं ना स्पेशल रिलेशनशिप, इट्स ऑल बिट ऑफ मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल वो सारा सोना ले गई। कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लॉज कह रहे हैं, मैं फ्रॉड तो नहीं कहता, कैमोफ्लॉज कह रहे नहीं, मकसद कहने का ये है कि जो बिजनेस कारोबारी जो लोग होते हैं ना, जो बिजनेस उनका कोई देयर इज नो देयर हैं। नो हाँ, दीन परमानेंट फंड। ईमान कोई नहीं होता। यस यू आर राइट, दीन ईमान कोई नहीं होता उनका। इस वजह से जो हिलरी सेनेट थे, हिलरी सेनेट वाज ब्रिटिश एम्बेसडर टू इस्लामाबाद। तो एक IISS में प्रोग्राम हो रहा था अफगानिस्तान के ऊपर, मेरे ख्याल से 2006 की बात है शायद। तो अब तो वो उनका इंतकाल हो गया। तो वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वेल ब्रिटिश हैज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ अफगानिस्तान and northern areas of Pakistan. Why don't you help the Americans understand Afghanistan? तो उसने मुझे ओके। कहा, उसने कहा कि जी हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स थे अफगानिस्तान के और नॉर्दर्न एरियाज पे, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल डेड। यानी अब वो सब फौत हो गए। तो अगर आप डायनामिक्स नोट करें उस जमाने में, जब 1919 और उससे पहले जब अमेरिका ब्रिटानिया की हुकूमत थी, तो जो नौजवान अफसर होते थे कैप्टन लेफ्टिनेंट लेवल के, वो जब भी किसी इलाके में जाते थे तो वो पूरी डायरी लिखते थे। आप वो फिर किताब छप। इस तरह विंस्टन चर्चिल भी रहा पेशावर में, नॉर्थन एरियाज में रहा एज ए वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जो है। और विंस्टन चर्चिल की माँ जो थी ना वो अमेरिकन शहरी थी। अब मैं इससे इससे आगे नहीं मैं बताना चाहता वो आगे क्या मामला था उसके, लेकिन बहरहाल। तो वो उसने उसकी पोस्टिंग इजिप्ट करवाई, फिर इजिप्ट से एज ए वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, और फिर वो। तो जो नॉलेज है, जो डीप नॉलेज था उस एरिया का, वो ब्रिटेन के बड़ा काम आया। और फिर उसी वजह से उन्होंने उस इलाके के फैमिलीज को कल्टीवेट किया। ये जो हामिद करजई है, ये सदोजई कबीले से इसका ताल्लुक है, पश्तूनों के। सदोजई कबीला जो था ना वो अंग्रेजों का बड़ा लॉयलिस्ट था। तो इसी वजह से उन्होंने हामिद करजई को पहला प्रेसिडेंट जो है वो बनाया अफगानिस्तान का। तो ये अमेरिका का बरतानिया का स्टाइल ऑफ वर्किंग है विद फॉर्मर कॉलोनीज, या हाउ टू डील विद इंटरनेशनल सिचुएशंस। उन्होंने एक अपना तरीका कार रखा हुआ है, वो उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हैं। वेरी स्ट्रेटेजिक, 20-50 साल आगे सोचते हैं।
अब जो मौजूदा सिचुएशन पे बात करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कि अभी जो करंट सिचुएशन हो रही है उसमें आपने नोट किया होगा कि बरतानी डिफेंस मिनिस्टर ने 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि अगर तालिबान की हुकूमत आ गई तो हम इनके साथ काम करेंगे। हाँ, हालाँकि यस, यू आर अमेरिका राइट। ये उन्होंने बकायदा पहले इसका मतलब है कि ये प्री प्लान था, डिसाइडेड था। वो सिर्फ ये मैकेनिक्स तय कर रहे थे। तो बरतानिया यहाँ यूरोप बरतानिया के अंदर भी एक कहावत मशहूर है, एक लतीफ़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि अमेरिकन्स आर 16 इयर्स ओल्ड यूरोपियंस, यानी ये अभी अच्छा। मैच्योर लिखा होता है कि द अमेरिकन्स आर वेलकम विद एन एडल्ट, कि किसी बड़े बच्चे को साथ लेके आ सकते हैं हमारी पब में। मतलब ये इस तरह की, बिकॉज़ ये पिछले 150-200 साल से इन्होंने हर जगह पे लड़ाई की है, वो उसकी एक अलग डायनामिक है। लेकिन जो ब्रिटिश एक्सपीरियंस है वो एक बड़ा सीरियस इनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है और स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो है। अब आते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान में गनी जो रिजीम है ये क्या कर रही है। गनी रिजीम जो है ना वो एक करप्ट लोगों का, कोलैबोरेटर्स का टोला है, जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये लोग गद्दार थे, हामिद करज़ई और उसकी सारे अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये सब लोग इंडिया और अमेरिका और ऑक्युपाइंग फोर्सेस के कोलैबोरेटर्स थे। और इनका क्या रीज़न थे, इन्होंने जितने लोग, अब मैं अभी एक पिछले प्रोग्राम में कह रहा था कि रशीद दोस्तम ने जिस तरह अफ़गान शहरियों को 2000 से ज़्यादा लोगों को इसने कत्ल किया कंटेनर्स में बंद करके, इसके खिलाफ तो वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल लगना वॉर चाहिए क्राइम, और बिल्कुल वॉर क्राइम। इसको सज़ा मिलनी चाहिए इस बात। नो मैटर कि वो लोग चाहे तुम्हारे मुखालिफ थे, लेकिन थे तो वो अफ़गान शहरी, तुमने अपने लोगों का जेनोसाइड किया। अब जो कुछ दोस्तम के साथ हो गया है उसके सारे, वो तो अब यूनिफ़ॉर्म भी नहीं पहनता। तो उसका जो है उन्होंने, और जो नया आर्मी चीफ लगाया है इन्होंने, वो कोई बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड लगता है शक्ल से भी। मतलब वो नहीं, नहीं कि वो नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो शक्ल देखी है, वो सिक्योरिटी गार्ड ही लगता है जी वो। तो मकसद कहने का ये है कि जब ये जो पूरी रजीम है ये तो एक पेपर टाइगर्स की तरह से है, और इन द एंड ऑफ द डे आज या कल जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, या जो जिन लोगों ने रेजिस्टेंस की पिछले 20-22 साल में, वो ही लोग जो है वो सक्सेसफुल होंगे टुडे और टुमारो। लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी है कि दे आर मोर इंक्लूसिव। वो चाहते हैं कि हम तमाम ग्रुपों को साथ मिला के हम जो है वो ईरान को और उज़्बेकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट उन्होंने अपने साथ ऑन बोर्ड किया है, चाइना को ऑन बोर्ड किया है, रशिया को ऑन बोर्ड किया है। और इस वजह से जो लोकल रीजनल डायनामिक है वो जो चीज़ें हुई हैं वो ये हुई हैं कि इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलके एक अल्टरनेटिव सीपैक रूट बनाया था, जो कि बिल्कुल रेलवे लाइन चलनी थी। समरकंद में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मैंने कवर की थी। कजाकिस्तान से वो ट्रेन चलनी थी और फिर वो उसने अफगानिस्तान से होते हुए चाबहार तक आना था ईरान से। तो उसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो इनके तालिबान के आने की वजह से वो सारा मंसूबा अब जो है ना वो, उसको कहते थे नॉर्दर्न रूट। वो सीपैक का अल्टरनेटिव इन्होंने बनाया था, एक तरह से बेल्ट एंड रोड का अल्टरनेटिव। लेकिन वो मंसूबा अब बिल्कुल शेल्फ हो गया है मौजूदा हालात के अंदर। एक और चीज़ थी, वो ये थी कि उज़्बेकिस्तान जो है वो अ, हमने ही खबर दी थी अभी 2 साल पहले कि उज़्बेकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स का एस्टीमेट लगाया गया है वो $1.5 ट्रिलियन के करीब लगाया है, जिसमें ऑयल और गैस और अदर मिनरल्स हैं। तो वो बहुत, अभी मेरी उज़्बेक एम्बेसडर से मुलाकात हो रही थी 1-2 हफ्ते पहले, तो वो उनको उनसे भी मैं बात कर रहा था। मैंने कहा जब तुमने ऐलान किया, जब हमने ये खबर लगाई, तो उसके अगले दिन न्यूयॉर्क में एक धमाका हुआ, उसमें उन्होंने एक उज़्बेक शहरी को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उन्होंने पकड़ लिया था, उसी तरह ध्यान न रहना। अब उसी चीज़ को सामने हुए उन्होंने रशिया ने अपने जो बॉम्बर्स हैं वो उज़्बेकिस्तान भेजे हैं। उसने अपनी फ़ोर्स जो है वो एक्टिवेट की है ताजिकिस्तान में, तो उसका बेस है। अ, तो ये लोग अब वो ये चाहते हैं कि ये अफ़गान की जो वॉर है ये सेंट्रल एशिया तक ना जाए, और जो दीवार चीन है, मैं अब चीनियों को अक्सर जब मैं जाता हूँ बीजिंग में पढ़ाने के लिए, तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा पहले तुम दीवार बनाई थी, अब तुम ब्रिज बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो। क्योंकि ये जो चीन है, दीवार चीन, ये जो है ये मंगोलों के खिलाफ बनाई थी ना इन्होंने, मंगोला यही गलत सेंट्रल। है, बिल्कुल। तो वो इतनी 5000 मील लंबी दीवार उन्होंने बनाई। अब वो
बेल्ट एंड रोड। फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ कजाकिस्तान का एक इलाका है जहाँ से आप चाइना में आप 24 घंटे के लिए शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। वो आपको हैं? 24 वीजा देते हैं। आप बहुत सारे लोग अपनी शादियों की शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे डे ट्रिप पे, और शाम को वापस आ जाते हैं या अगले दिन वापस आ जाते हैं। तो चाइना ने अपना जो बहुत बड़ा, जैसे ये जो पाकिस्तान में इमरान खान गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया ना कि हम बॉर्डर्स के ऊपर बड़े-बड़े मॉल और शॉपिंग एरियाज बनाएंगे, वो इसी मॉडल को उन्होंने, चीन ने भी जो है वो फॉलो किया कि सेंट्रल एशिया से अगर कोई जिन मुल्कों के साथ उनका वीजा शॉर्ट टर्म वीजा अग्रीमेंट है, ये जो आपकी करतारपुर कॉरिडोर है, जब ये बन रही थी तो मैंने यही मॉडल सजेस्ट किया था कि आपको इसी मॉडल के ऊपर चलना चाहिए फॉर सिक्योरिटी, कि उनको क्या है, क्योंकि तकरीबन 1 मिलियन के करीब कज़ाक जो है ना वो चीनी जो शिनजान प्रोविंस है वहाँ रहते हैं, जिसको उइगर मुसलमान का जो एरिया, वहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा कज़ाक्स भी रहते हैं, काज़ाक सिटीजन भी रहते हैं जो चीनी शहरी हैं। तो अभी बात आते हैं, मतलब हवा में तहलील ना हो जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा था कि ये चीन की और रशिया की कोशिश है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सेंट्रल एशिया की तरफ ना आए, बल्कि इसको अफगानिस्तान के अंदर ही कंटेन रख के तो पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाए। जैसे दोस्तम अभी थोड़ा सा हाइपर हुआ है और बड़े वो बीमार आदमी है बेसिकली, तो उनके मेरे पास 30-40 हजार ट्रूप्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी फौज जो है वो रेजिस्ट कर सकेगी जो तालिबान जो कुछ कर रहे हैं। नहीं, तो फिर इससे एक बात तो क्लैरिटी के साथ सामने आएगी कि जिस तेजी से फतवात का सिलसिला जारी है, तालिबान बड़ी आसानी से यानी उन एरिया को कवर करते जा रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, जानी नुकसान हो रहे हैं या वैसे हो रहे हैं, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये तालिबान टोटल छा जाएँगे अफ़गानिस्तान के अंदर, और जैसे अपना हुकूमत बरतानिया ने कह दिया, तो अगर देखा जाए तो आने वाले दौर में तो फिर तो लग यही रहा है कि डीलिंग वगैरह सारी ये तालिबान से ही होगी सारी इन सब की। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है और तमाम रीजनल पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट में भी है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पीसफुल सॉल्यूशन हो, बिल्कुल। और तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो उसके पास एक इंटरनेशनल लीगल लेजिटिमेसी हो, और उसमें तमाम ग्रुप्स उसमें शामिल हो। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि गनी जो है ना, ही इज ऑन हिज वे आउट, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम जो है वो अफगानियों को अपने बड़ा पैसा भी दिया और फौज भी भेजी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अभी ये परफॉर्म नहीं कर सके। अब तो डिलीवरी का टाइम था ना, तो इतने साल तो आपको पालते पोसते 20 साल उन्होंने आपको सब कुछ पैसा भी दिया, जब डिलीवरी का टाइम आया तो फिर उस वक्त ये डिलीवर नहीं कर सके उसके जो है वो अपने आप को। तो ऐसी सूरत के अंदर जो पाकिस्तान जो है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो रिफ्यूजीज क्रिएट हो रहे हैं उनको वो वहीं अफगानिस्तान के अंदर ही एक सेफ जोन जो है ना वो बना के तो फिर उनको वहीं पे वो सेटल करें, बजाय इनके कि वो उनको अफगानिस्तान दे नीड टू फॉलो टर्किश मॉडल जो उन्होंने इदलिब के अंदर किया, कि उन्होंने वो एक सेफ जोन बनाया टर्किश फोर्सेस ने, और उनको विद इन द सीरियन बॉर्डर्स जो है वो उनको सेटल किया 1 मिलियन से ज्यादा। और इसके अलावा 4 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज अभी टर्की में है। पाकिस्तान के साथ वो नहीं आना चाहिए, तो इसी वजह से हमारे पास 3 मिलियन रेफ्यूजीज ऑलरेडी हैं। तो ये वेपन्स ऑफ मास माइग्रेशन है जो अमेरिका तुर्की के खिलाफ ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। इसी वजह से वो कह रहे हैं जी बॉर्डर खोलें, तो अपना बॉर्डर पे तो तुमने मतलब दीवार बनाई हुई है और मैं तुम कह रहे हो कि खोल दे। और अभी यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि वो बेलारूस के अंदर भी वॉल बना रहे हैं, वहां पे फेंस लगा रहे हैं ताकि सीरियन और अफगान रेफ्यूजीज यूरोप में ना आए। तो मामला ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब आप उस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर उसको जो है वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दूसरे लोगों को पे करने पड़ते हैं। तो ये मामला जो है वो उसको देख देख के चलना पड़ेगा पाकिस्तान। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। मुख्तसर से टाइम में आपने अहाता कर दिया सारी चीज़ों का, और आने वाले दौर में क्या होने वाला है और पाकिस्तान की बेहतरी किस तरह से है,
और समा भी आपने ठीक कर दिया, आपकी इस बात से मेरा ख्याल है पूरी कौम मुत्तफिक है कि इस वक्त अफगान रिफ्यूजी का बोझ बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं, पहले ही इनकी वजह से बहुत भुगता है, तो इनको अगर रखना भी है तो उधर ही रखा जाए और कोई एक्सटर्नल प्रेशर कबूल नहीं करना चाहिए। और बाढ़ लगने के बाद वैसे ही पाकिस्तान के लिए बहुत सेफ जोन बन गया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इजाजत चाहेंगे नाज़रीन, कमेंट्स करना हो, सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालकर लिखिएगा, कोशिश करेंगे आप तक जवाब दे सके। मुझे और शायद कुछ साहब को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।